नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में ये टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो समय को गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा डीपली तक जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह दोस्तों लागू किया गया था 1972 में, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में दोस्तों लागू किया गया था। यह अधिनियम जो है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से ढांचा प्रदान करने के लिए इसको और उनके आवासों का प्रबंधन करने के लिए 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है भारत सरकार द्वारा जो है बाघ संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा इसको चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि बाघों की घटती हुई आबादी को बचाना, जो है उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना और बाघों के लिए जो है सुरक्षित क्षेत्र जो है टाइगर रिजर्व की स्थापना करना था इसका मेन उद्देश्य, जिसको 1973 में जो है शुरू किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यदि बात करें, सबसे ज़्यादा स्थायी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि स्थायी वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और स्थायी वन में वे वन होते हैं दोस्तों जो आरक्षित अथवा संरक्षित वन होते हैं और जो इमारती लकड़ी के उत्पादन और संरक्षण दोनों उद्देश्यों के लिए जो है प्रतिबंधित होते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा मैलवेयर का प्रकार नहीं है? ये दोस्तों कंप्यूटर के यहाँ पर सब क्वेश्चन घुस गया, तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र जो है मैलवेयर का प्रकार जो नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संरक्षण से संबंधित है, किसके संरक्षण के लिए संबंधित है? तो चिपको आंदोलन दोस्तों वन के संरक्षण के से रिलेटेड है। आपने कई बार इसको पढ़ा था। 1970 के दशक में दोस्तों भारत में एक अहिंसात्मक सामाजिक पर्यावरण जो है आंदोलन शुरू किया हुआ था, जिसका उद्देश्य जो है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो है पेड़ों को गले लगा लिए करते थे। तो यही दोस्तों चिपको आंदोलन जो बना था, यह आंदोलन विशेष रूप से जो है वनों के संरक्षण से संबंधित था। और यह उत्तराखंड जो कि अभी वर्तमान में, पहले जो है गढ़वाल के हिमालय क्षेत्र से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में है? तो लुप्त प्राय प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार में है। इंटीग्रेटेड स्पेसीज वे प्रजातियां होती हैं दोस्तों जिनकी संख्या जो है इतनी कम हो गई है कि यदि संरक्षण या उपाय नहीं किए गए तो वो दोस्तों विलुप्त होने का अत्यधिक जोखिम उन पर रहता है। IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करता है और उन रेड डाटा बुक में इन प्रजातियों का जो है उसमें वर्गीकृत किया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पुराना है, जो पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में जो है स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड में स्थित है। बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयन येब टेक्सस वोलियाना जो है एक औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो हिमालयन येब के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह कैंसर बीमारी के लिए जो है उपयोग किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र में यह पौधा पाया जाता है। इसकी छाल जो है टहनियाँ और पत्तियों से जो है टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकलता है, जिसका उपयोग जो है कैंसर के विभिन्न रूपों में जो है और अंडाशय के कैंसर या स्तन के कैंसर में उपचार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय प्रजाति का उदाहरण है जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है? स्थानीय प्रजाति मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया? निकोबार कबूतर जो है पाया जाता है स्थानीय प्रजातियों के रूप में। स्थानीय प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती हैं जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और दुनिया भर में कहीं और नहीं पाई जाती। उनको जो है इंडेमिक स्पीसीज मतलब स्थानीय प्रजातियाँ कहा जाता है। निकोबार कबूतर केवल जो निकोबार द्वीप में ही पाए जाते हैं, तो यह इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोबार कबूतर। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, हाथियों और उनके आवासों का संरक्षण करना। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 1992 में इसको शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो है हाथियों की सुरक्षा करना, उनके आवासों और प्रवास मार्गों का जो है संरक्षण करना और मानव हाथी के बीच में जो संघर्ष है उनको कम करना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से ढका हुआ है? इसका अनुमान दोस्तों 24% लगाया गया है।
भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, जिसमें से लगभग 24 से 25% के बीच जो है वन जो है इसमें शामिल है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूदा पौधों और जानवरों की प्रजाति को विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण करता है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों? तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है IUCN जो है इसका निर्धारण करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? जैव विविधता की गिरावट में कौन सा जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए 3 ऑप्शन जो है तो जैव विविधता को गिरावट के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि वनीकरण अफोरेस्टेशन जो है यहाँ पर पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया होती है जो कि वनों के आवरण को बढ़ाती है और जैव विविधता के संरक्षण में जो है मदद करती है। भारत में एशियाई चीता की कब विलुप्ति जो है घोषित किया गया था? 1952 में जो है एशियाई चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था, जो कि भारत में जो 1952 में घोषित किया गया था और भारत में जो सबसे बड़े जो है अंतिम जो है मांसाहारी जानवरों में से एक थे, जिसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, और यह टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बाघ, तेंदुआ और अन्य जीवों के लिए संरक्षण बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे खाली स्थान से जो है गंभीर खतरा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व के कारण जो है यहाँ पर डोलोमाइट खनन के कारण जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व का जो है गंभीर खतरा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वहाँ पर विशेष रूप से जो डोलोमाइट खदानें खना रही है उससे जो है इनका गंभीर खतरा वहाँ पर इनको सामना करना पड़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर जो गंभीर रूप से खतरे में थे और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं को जो है घोषणा करी है? तो कौन से जानवर हैं यहाँ पर दोस्तों? तो बात करेंगे तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं। कश्मीर स्टैग, एशियाई शेर, एक सींग वाला गेंडा जो है सभी जो है खतरे की श्रेणी में आते हैं, जो कि एक लुप्त प्राय कैटेगरी में इनको शामिल किया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है और हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया के जो वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण और संरक्षण और सुधार के लिए जो है रूपरेखा प्रदान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1986 में इसको लागू किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है इसको पारित किया गया था, जो कि एक कानून के रूप में लागू है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्यजीवों और वनों की सुरक्षा के लिए निर्धारित करता है? तो यह दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 48A जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता और पारंपरिक मानव जीवन का संरक्षण करना यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य होता है। यूनेस्को द्वारा जो है नामित ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता के संरक्षण और उनके साथ मानव विकास के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होते हैं। इनका उद्देश्य दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्रों, प्रजातियों और वांशिक विविधता को जो है संरक्षित करना, एक ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य होता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। इसके बारे में हमने ऊपर देख लिया है। ये केवल एक ही स्थानों पर पाई जाती है। 1951 और 1980 के बीच भारत में वन्य संसाधनों की कमी में निम्नलिखित में से किस कारक ने बहुत योगदान दिया है? तो यहाँ पर वन क्षेत्र का कृषि भूमि में परिवर्तन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा योगदान है। 1951 और 1980 के बीच में कृषि भूमि जो है बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो है वन क्षेत्र का कृषि भूमि में परिवर्तन जो है वन संसाधनों की कमी का एक प्रमुख उदाहरण रहा है। जितने भी वन क्षेत्र थे वो सभी कृषि क्षेत्र में बदलते गए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वन संसाधनों की कमी यहाँ पर होती गई। कौन सा संरक्षण अधिनियम रणनीति जो सीधे सामुदायिक भागीदार को शामिल नहीं करता है? तो कौन सा अधिनियम है दोस्तों? वन्य जीव अभयारण्यों का जो है सीमांकन करना यहाँ पर सरकारी या नियामक निकायों द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त वन संरक्षण जो है चिपको आंदोलन और पवित्र उपवन जैसे सीधे स्थानिक समुदायों को वन और वन्य जीव संरक्षण में शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है प्राथमिक उत्पादक माना गया है? तो वनों को जो है प्राथमिक उत्पादक माना गया है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है प्राथमिक उत्पादक वे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे दोस्तों सीधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जो है भोजन तैयार करते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचाते हैं।
पगमार्क तकनीकी का उपयोग किस जानवरों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए किया गया था? तो पगमार्क तकनीकी का उपयोग दोस्तों बाघ जैसी बड़ी बिल्लियों को जो है अनुमान लगाने के लिए किया गया था। बाघ जैसी जो बड़ी बड़ी बिल्लियां होती थी, पगमार्क तकनीकी का उपयोग जो है मुख्य रूप से इनको जो है अनुमान लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसको हमने देखा दोस्तों स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका प्रारंभिक नाम था। भारत में वन्यजीव वनस्पतियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 47,000 टोटल प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 47,000 पाई जाती हैं। दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले देशों में से जो है एक है। ओडिशा में वनों की कटाई के कारण गंभीर भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पर खनन जो है, माइनिंग के कारण जो है सबसे ज़्यादा भूमि क्षरण हो रही है। एकल व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को क्या कहा जाता है? तो संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है दोस्तों। वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी विशेष वन क्षेत्र में एक ही व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के पेड़ों को जो है बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। यह अक्सर जो है मोनोकल्चर को बढ़ावा देता है, मतलब एक ही प्रकार की जो है प्लांटेशन किया जाता है। नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन किस प्रकार के प्रजातियों का उदाहरण है? तो ये दोस्तों जो है कमज़ोर वल्नरेबल स्पेसीज़ के श्रेणियों में आते हैं। वल्नरेबल स्पेसीज़ क्या होती हैं? वे प्रजातियां होती हैं जिनकी आबादी जो है कम हो गई है या खतरे में है। यदि इनके कारणों को दूर नहीं किया गया तो ये दोस्तों विलुप्त हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किसे भारत में जो है पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, उनको तो पवित्र माना गया है, लेकिन यहाँ पर आम को पवित्र नहीं माना गया है, क्योंकि 3 पेड़ जो हैं, नीम, बरगद, पीपल, इनकी जो है पूजा की जाती है धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। पारिस्थितिकी तंत्र में वनों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में वनों की भूमिका क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का उत्पादन करना और वर्षा को प्रेरित करना। वन्य जीव और वनों के संदर्भ में संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य का संरक्षित करना है। क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी विविधता और जीवन समर्थ प्रणाली जो है, पानी, हवा, मिट्टी का संरक्षण करना। यहाँ पर वन्य जीव और वनों के संरक्षण में इसका मेन उद्देश्य है। वन्य जीव कोष WWF का प्राकृतिक प्रतीक जो है कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? WWF वर्ल्ड लाइफ, वो जो है विश्व वन्य जीव कोष का जो है प्रतीक जो है विशाल पांडा होता है। इसका प्रतीक होता है जो वर्ल्ड वाइड फंड जो है, इसका प्रतीक जो है विशाल पांडा है, जो कि 1961 में इसको अपनाया गया था। जियांट पांडा। गेविलियस क्रोकोडिलिया, जिसे आमतौर पर घड़ियाल के नाम से जाना जाता है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली में पाया जाता है? जो है गेवियल क्रोकोडिलिया जो है किस नदी में पाया जाता है? तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में यह पाया जाता है। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा पारित 1887 के वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा पारित 1987 के वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन उद्देश्य क्या था दोस्तों? प्रजनन काल के दौरान मारे गए या पकड़े गए विशिष्ट जंगली पक्षियों के कब्जे और बिक्री पर जो है यहाँ पर रोक लगाना इसका मेन उद्देश्य था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो वर्तमान में उसके वनों को नियंत्रित करती है, वह किस वर्ष स्थापित करी गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था 1988 में दोस्तों। वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति स्थापित करी गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण स्थिरता, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व दोस्तों केरल में स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के जो है केरल राज्य में स्थित है। यह अपने हाथियों और बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर पेरियार नदी के तट पर स्थित है। झूम की खेती को और क्या कहा जाता है? झूम की खेती को और क्या कहा जाता है दोस्तों? काटो और जलाओ कृषि यहाँ पर कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में जो आदिवासी समुदाय द्वारा अपनाई गई यह कृषि होती है। इसमें जो वन भूमि के एक हिस्से को जो साफ करके इसको जला दिया जाता है और फिर उस पर खेती की जाती है, जो कि वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण बन जाता है। निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों से संबंधित वनों और बंजर भूमियों को क्या कहा जाता है? मतलब निजी व्यक्ति और सरकार दोनों से संबंधित वन भूमि को क्या कहा जाता है? तो अवर्गीकृत भूमि वन जो है कहा जाता है। यहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। वे वन और बंजर भूमि होती है जो सरकार और निजी व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में होती हैं, जिन पर कोई विशेष जो है प्रबंधन नियम लागू नहीं होते हैं। आरक्षित और संरक्षित वन जो है औपचारिक रूप से प्रबंधित होते हैं। इसके वन और वन्य जीव संरक्षण के संसाधनों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवान है? तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है अधिक मूल्यवान होते हैं।
सबसे मूल्यवान होते हैं क्योंकि ये वन सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं। इसमें से जो लकड़ी काटने, चराई या शिकार जैसी गतिविधियों पर सख्त ही प्रतिबंध होता है ताकि जैव विविधता की जो है अधिक सुरक्षा मिल सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस प्रकार की प्रजाति का उदाहरण है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का उदाहरण है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की एक लुप्तप्राय प्रजाति का उदाहरण है? तो मणिपुर की लुप्तप्राय प्रजाति का कौन सा है? यहाँ पर संगाई, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संगाई दोस्तों एक नाचने वाला जो है हिरण मणिपुर की एक स्थानिक और गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय प्रजाति है, मतलब हिरण की एक प्रजाति है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2022 में लगभग कितने बाघों तक पहुंच गई है? तो 2022 की बात करें तो 3682 बाघ जो हैं वृद्धि में जो है अनुमानित संख्या बताई गई है, जो कि लगभग आबादी का 75% है। नवंबर 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 तक जो है राष्ट्रीय उद्यान थे। 2023 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। चिपको आंदोलन में वनों की कटाई को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक विधि क्या थी? तो चिपको आंदोलन में दोस्तों पेड़ों को ही गला लगा लिया जाता था, जो कि चिपको से संबंधित है। भारत में वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन्यजीव का संरक्षण क्या है? लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी लुप्तप्राय कगार पे हैं जो भी प्रजातियाँ, उनको संरक्षण करना यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण का मेन उदाहरण है, मतलब ऑब्जेक्ट उद्देश्य है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किस क्षेत्रों को जो है संदर्भित करता है? तो जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है पृथ्वी जैसे ऐसे क्षेत्र जिनमें उच्च स्तर की स्थानीय प्रजातियां होती हैं, जहां पर पर्याप्त मात्रा में जो है निवास स्थान का नुकसान हो चुका होता है, इन क्षेत्रों को जो है संरक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो स्थानीय प्रजातियां जो उच्च सांद्रता और महत्वपूर्ण आवास हानि हो रही होती हैं। कृषि के लिए महत्वपूर्ण अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? NBPGR इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है इसकी स्थापना करी गई थी 1977 में। इसका मुख्य कार्य जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण पौधों की अनुवांशिक विविधता को जो है संरक्षित करना है। जैव विविधता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वन्य जीवों और खेती की गई प्रजातियों की विविधता को जो है संरक्षित करना, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? तो बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? बीज बैंक जो है बाह्य स्थान संरक्षण ex situ कंजर्वेशन का अर्थ है यह वे प्रजातियां होती हैं उनके प्राकृतिक आवास से बाहर जो है संरक्षित करना जो है यह कहलाता है। सीड बैंक। नंदन कानन चिड़ियाघर किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन चिड़ियाघर के बारे में बात करें दोस्तों, उड़ीसा में स्थित नंदन कानन चिड़ियाघर जो है यह स्थित है दोस्तों सफ़ेद बाघ के लिए, और यह अपने सफ़ेद बाघों के लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह भारत के मुख्य चिड़ियाघरों में से एक है जो संरक्षण और प्रजनन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता दोस्तों अमेजन वर्षा वन पर, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो आवासों का संरक्षण करना यहाँ पर सबसे प्रभावी कारण है, और जो कि आवासों को संरक्षित करना, प्रजातियों के आवास को सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो वो अपनी आबादी को बनाए रखेंगे, और वह जो है जैव विविधता का संरक्षण भी बनाए रहेंगे। जब किसी विशेष प्रजाति का अंतिम व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होना। वह प्रक्रिया होती है जब किसी प्रजाति का अंतिम जीवित सदस्य जो है मर जाता है और वह प्रजाति पृथ्वी से स्थायी रूप से जो है गायब हो जाती है, इसको एक्सटिंक्शन बोला जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो कच्चा तेल जो है गैर नवीकरणीय स्रोत है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वन गर्म आर्द्र जलवायु के साथ जो है पौधों और जानवरों की सबसे बड़ी जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो सबसे बड़ी जैव विविधता के लिए यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जो है यहाँ पर जाने जाते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था दोस्तों, और वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए जो है इसको चालू किया गया था।
उत्तर पूर्वी भारत में आदिवासी बेल्टों में वनों की कटाई का प्रारंभिक कारण क्या था? तो वनों की कटाई का क्या कारण था दोस्तों? स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम बोला जाता है। और यह दोस्तों बेल्टों में जो है झूम का स्थानांतरण कृषि पर पारंपरिक अभ्यास है, मतलब कृषि पर यदि आधारित होंगे तो जंगलों को काटेंगे और जंगलों को काटकर जो है कृषियाँ करेंगे। शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घास की प्रजाति है जिसे वनस्पतियों की विलुप्तप्राय सूची में गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो हावर्डिया हेप्न्यूरान जो है शामिल किया गया है इसको। भारतीय जंगली गधा इक्कस हिमेओस खुर मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं दोस्तों कच्छ का रण में। भारतीय जंगली गधा होते हैं जिसको इंडियन वाइल्ड एस मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। यह भी दोस्तों लुप्तप्राय कैटेगरी में आते हैं। वन्यजीव संरक्षण में के संदर्भ में सीटीएस का क्या अर्थ है? CITES का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ दोस्तों होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। मतलब लुप्तप्राय प्रजातियों के में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर एक सींग वाले राइनोस के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा आबादियों वाला यह घर है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी इसमें शामिल किया गया है। भारत में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष अधिनियम जो है लागू किया गया था? जैविक विविधता अधिनियम जो है 2002 में इसको लागू किया गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में लागू किया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली व्यापक संरक्षण रणनीति को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन JMF जो है इसको कहा जाता है। यह क्या होता है दोस्तों? भारत में एक व्यापक संरक्षण रणनीति है जिसमें स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन और संरक्षण में शामिल किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जो है समुदाय जो है वन संसाधनों के प्रबंधन में भाग लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। भारत में किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है और पलक्कड़ जिले में यह स्थित है। पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित यह वर्षा वन होता है जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पतियों और जीवों की कमी में योगदान देने वाला मानव प्रेरित कारक है? तो कौन सा है दोस्तों? आवास का विनाश, मतलब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वनस्पतियों और जीवों की कमी में योगदान देने वाला एक प्रमुख मानव प्रेरित कारक है। इसमें वनों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण और कृषि विस्तार जो है इसमें शामिल है, जो कि प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देते हैं। वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बीच गलियारा स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? कॉरिडोर स्थापित करने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है दोस्तों? ताकि जानवरों की जीन प्रवाह को फैलाव और सुविधाजनक बनाना यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। टू फैसिलिटेट जीन फ्लो एंड डिस्पेर्सल ऑफ एनिमल, जानवरों की जीन प्रवाह और फैलाव का सुविधाजनक बनाना यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेड डाटा बुक शब्द किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है और यह ऐसे बुक होती है दोस्तों IUCN के द्वारा प्रकाशित एक बुक होती है जिसमें पौधों और अन्य प्रजातियों को उन सूचियों में शामिल किया गया है जो लुप्त होने के कगार में होती हैं। विभिन्न संरक्षण श्रेणियाँ होती है, जैसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय होती हैं या लुप्त प्राय कमजोर वर्गीकरण जो है प्रजातियों का विवरण इसमें प्रदान किया जाता है। भारत में वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदार अक्सर किस रूप में देखी जाती है? तो यह देखी जाती है दोस्तों पवित्र उपवन और JFM कार्यक्रम के तहत, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के तट पर स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता और बाघों और तेंदुओं के काले पैंथर के लिए यह जाना जाता है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्र भूमि की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो आर्द्र भूमि की प्रारंभिक भूमिका क्या होती है दोस्तों? प्रदूषकों को फिल्टर करना और विविध प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य होता है। टू फिल्टर पॉल्यूटेंट्स एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर डाइवर्स। आर्द्र भूमि वेटलैंड्स परिस्थिति तंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करती है जो पानी को फिल्टर करके प्रदूषकों को हटाती है, बाढ़ को नियंत्रित करती है और विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों को जो है आवास प्रदान करती है।
इंडियन राइनो विजन 2020 का लक्ष्य असम में कम से कम कितने गैंडों की जंगली आबादी प्राप्त करना था दोस्तों? तो 3000 इंडियन राइनोस को जो है आवास प्रदान करना यहाँ पर मेन लक्ष्य था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? तो कौन सा प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, खनिज निष्कर्षण करना यहाँ पर डायरेक्ट लाभ नहीं होता है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो 2009 में जो है इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में जो हिम तेंदुओं हैं उनकी उच्च ऊंचाई वाले जो है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है चालू किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण परिवहन मंत्रालय MOEFCC जो है किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो यह किसके लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दोस्तों पर्यावरण, जीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण नियंत्रण करना। इनका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत में पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी होती है। यह वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन का क्या महत्व है दोस्तों? तो ग्रीन इंडिया मिशन का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर यह है कि वन और वन आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में जो है सुधार करना। ये भारत सरकार के द्वारा 2014 में जो है शुरू किया गया था। भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन NAPCC जो है 8 मिशनों में से एक होता है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर है। कौन सी भारतीय राज्य प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का घर है? तो प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा घर है दोस्तों? असम में पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध होते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी इसको शामिल किया गया है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होते हैं? तो पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों का प्रभाव जो है पारिस्थितिकी पद चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक माप होती है जो यह दर्शाता है कि मानव जो है आबादी कितनी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है और अपशिष्ट उत्पादन करती है, और इसके लिए पृथ्वी के कितने जैविक रूप से जो है उत्पादन क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के अंतर्गत यह दर्शाता है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? वनों की कटाई के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकत्रित धन का प्रभावी ढंग से जो है प्रबंधन और उपयोग करना। मतलब वनों की कटाई के कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए जो धन प्राप्त होता है तो उसका उपयोग करना प्रभावी ढंग से, इसका मेन उद्देश्य है। यह तब लगाया जाता है जब गैर वन उद्देश्यों के लिए जो है वन भूमि का उपयोग किया जाता हो। कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। सतत विकास की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? तो भविष्य की पीढ़ियों को जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमताओं को समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, यहाँ पर दोस्तों सतत विकास की अवधारणा का मुख्य स्थान केंद्रित होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक विकास रणनीति है जिसका उद्देश्य जो है वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना है, जबकि भविष्य पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना हो। यह दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। भारत में पवित्र उपवन का क्या महत्व है? पवित्र उपवन का क्या महत्व है दोस्तों? वे धार्मिक विश्वासों के कारण जो है स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं, जिसको पवित्र उपवन कहा जाता है। भारत में बाघ जनगणना हर कितने वर्ष में होती है? तो बाघ की जनगणना दोस्तों हर साल 4 साल में होती है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू का संरक्षण का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा इन सीटू का संरक्षण नहीं है दोस्तों? तो यह दोस्तों वनस्पति उद्यान जो है यहाँ पर इन सीटू का संरक्षण नहीं है। इन सीटू संरक्षण क्या है? प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना जो है इन सीटू कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू संरक्षण के उदाहरण होते हैं। प्राकृतिक अनुक्रम शब्द का अर्थ क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का अर्थ क्या है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का अर्थ यहाँ पर यह होता है दोस्तों प्राकृतिक समुदाय के समय के साथ साथ प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन करना जो है यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। वह प्रक्रिया होती है जो कि धीरे धीरे और अनुमानित रूप से बदलती रहती है।
गंगा डॉल्फिन की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो गंगा डॉल्फिन की आबादी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? नदी प्रदूषण और आवास का क्षरण करना यहाँ पर गंगा डॉल्फिन का जो है आबादी का गिरावट का प्रमुख कारण होता है। गंगा डॉल्फिन दोस्तों भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है जो कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में है। और नदियों का प्रदूषण बढ़ेगा तो दोस्तों जायज़ सी बात है कि उसमें से जितने भी जीव हैं वो नष्ट होने के कगार में जाएंगे। भारत में वन महोत्सव पर्व किससे संबंधित होता है? तो भारत में वन महोत्सव पर्व जो है वृक्षारोपण से संबंधित होते हैं। वन महोत्सव भारत में एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव होते हैं जिसे जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वनों के संरक्षण और नए पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाटों की जैव विविधता के लिए प्राथमिक खतरा क्या है? तो पश्चिमी घाटी की जैव विविधता के लिए जहाँ पर खतरा, मेन खतरा क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन और आवासों का विखंडन करना यहाँ पर उनका मेन खतरा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द मुख्य रूप से किसके लिए है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है जैव विविधता और पारंपरिक मानव जीवन का संरक्षण करना यहाँ पर इसका मेन शब्द है। भारत के किस वर्ष राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू करी गई थी? भारत ने किस वर्ष शुरू करी थी दोस्तों? 1995 में शुरू करी थी दोस्तों नदी संरक्षण योजना। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP जो है भारत में 1995 में शुरू करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? देश की प्रमुख नदियों में प्रदूषण को कम करना और उनके जल की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य किस जानवर का अंतिम निवास होते हैं? तो एशियाई शेर के लिए यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। संरक्षण में वन्यजीव गलियारे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसको हमने ऊपर ही देख लिया। वन्यजीव गलियारा क्या होता है? ऐसे भूमि या जलमार्ग होते हैं जो कि अलग अलग पेड़ पौधे वन्यजीव आवासों को जोड़ते हैं। ये गलियारे जो है जानवरों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सुरक्षित रूप से आवाजाही करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन होता है? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है। हर 2 साल में प्रकाशित होने वाला प्रमुख रिपोर्ट रहता है। तो दोस्तों ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य की स्थिति और मानव जाति के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक व्यापक मूल्य जो है प्रस्तुत करता है। 100वां प्रश्न दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित होते हैं? तो रामसर कन्वेंशन की बात करें दोस्तों तो आर्द्र भूमि से संबंधित होते हैं। रामसर कन्वेंशन के संरक्षण और उनके स्थायी उपयोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है 1971 में जो है ईरान के रामसर शहर में जो है अपनाया गया था और आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दोस्तों 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो शामिल किए थे, जो कि आगामी जितने भी पेपर बन सकते हैं सभी में ये जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।